भारत शासन अधिनियम 1919 को और किस नाम से जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, क्योंकि उस समय सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। भारत शासन अधिनियम 1919 लागू कब हुआ? 1921 में ईस्वी में। भारत शासन अधिनियम 1919 पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज। भारत शासन अधिनियम 1919 के मुख्य कितने प्रावधान हैं? भारत शासन अधिनियम 1919 के मुख्य 9 प्रावधान हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 के मुख्य 9 प्रावधान कौन कौन से हैं? भारत शासन अधिनियम 1919 के मुख्य 9 प्रावधान निम्न हैं। पहला, इस संवैधानिक सुधार में मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 की घोषणा के तहत भारत को स्वतंत्र डोमिनियन की स्थिति प्रदान करने की बात कही। दूसरा, इस एक्ट के तहत सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों एवं यूरोपियों को सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन की व्यवस्था दी गई। तीसरा, इस एक्ट के तहत प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत की गई। चौथा, इस एक्ट के तहत केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का गठन किया गया। पहला राज्य परिषद उच्च सदन, दूसरा केंद्र विधानसभा निम्न सदन। पांचवा, इस एक्ट के तहत केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग अलग कर दिया गया। छठा, इस एक्ट के तहत प्रांतीय विषयों को भी 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। सातवां, इस एक्ट के तहत पहली बार भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। आठवां, इस एक्ट के तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। और नौवां, इस एक्ट के तहत भारत में महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान किया गया। प्रांतों में द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? लियोनस कॉर्टियस को। द्वैत शासन की संपूर्ण चर्चा किस पुस्तक में की गई है? डायरकी नामक पुस्तक में। डायरकी नामक पुस्तक की रचना किसने किया है या किसके द्वारा लिखा गया है? लियोनस कॉर्टियस के द्वारा। राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या 60 है, जिसमें से 34 निर्वाचित हैं और 26 मनोनीत हैं तथा राज्य परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या 144 है, जिसमें निर्वाचित 104 हैं और मनोनीत 40 हैं। केंद्रीय विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार किस सदन को प्राप्त था? केंद्रीय विधानसभा अर्थात निम्न सदन को। आरक्षित विषयों का शासन गवर्नर किसकी सहायता से करता था? अपनी कार्यपालिका परिषद की सहायता से। यह केंद्रीय सूची के विषय थे। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर किसकी सहायता से शासन करता था? उन मंत्रियों की सहायता से जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। यह प्रांतीय सूची के विषय थे। भारत में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? ली कमीशन की सिफारिश पर। ली कमीशन की स्थापना कब हुआ? 1923 ईस्वी में। सिविल सेवकों की भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया? 1926 ईस्वी में।
भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत लोक लेखा समिति का गठन कब किया गया? वर्ष 1921 में। 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारतीय सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन लंदन के साथ साथ भारत में भी कब से किया जाने लगा? वर्ष 1922 ईस्वी से। पहली बार सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? इलाहाबाद। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत भारत सचिव को किसकी नियुक्ति के लिए अधिकृत किया गया? महालेखा परीक्षक। 1919 के भारत शासन अधिनियम के जांच हेतु लंदन में 7 सदस्यीय साइमन कमीशन आयोग का गठन कब किया गया? 8 नवंबर 1927 को। साइमन कमीशन आयोग का भारत आगमन कब और किस स्थान पर हुआ? 3 फरवरी 1928 को महाराष्ट्र। साइमन कमीशन आयोग के देशव्यापी विरोध करते हुए कौन सा नारा दिया गया? साइमन गो बैक का नारा दिया गया। साइमन कमीशन आयोग ने अपना रिपोर्ट कब दिया? 1930 ईस्वी में, जिस पर विचार विमर्श करने को लेकर 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। गोलमेज सम्मेलन फलस्वरूप श्वेत पत्र तैयार हुआ, जिसे संसद से पास होने के बाद सम्राट की अनुमति पाकर भारत शासन अधिनियम 1935 बनकर तैयार हुआ। भारत शासन अधिनियम 1935 लागू कब हुआ? जुलाई 1936 में। भारत शासन अधिनियम 1935 में कितने भाग, कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? 14 भाग, 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। भारत शासन अधिनियम 1935 पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? स्टैनली बाल्डविन। भारत शासन अधिनियम 1935 की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना। प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना ही इस अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता थी। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1937 में। भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रमुख कितने प्रावधान हैं? भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रमुख 5 प्रावधान हैं। भारत शासन अधिनियम के प्रमुख 5 प्रावधान कौन कौन से हैं? भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रमुख 5 प्रावधान निम्न हैं। पहला, इस एक्ट के तहत ब्रिटिश प्रांतों, चीफ कमिश्नरी और देशी रियासतों को मिलाकर अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का निर्णय लिया गया, किंतु देशी रियासतों के शामिल न होने के कारण संघ की स्थापना न हो सकी। दूसरा, इस एक्ट के तहत केंद्र में द्वैत शासन को लागू किया गया। तीसरा, इस एक्ट के तहत सचिव के भारत परिषद समाप्त कर परामर्शदाता नियुक्त किए गए। चौथा, इस नियम के तहत दलित, महिला और मजदूरों के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। पांचवा, इस एक्ट के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संघ और प्रांत के विषयों को कितने सूचियों में बांटा गया और कौन कौन थे? इस अधिनियम के तहत संघ और प्रांत के विषयों को 3 सूचियों में बांटा गया। संघ सूची, संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समावर्ती सूची। संघीय सूची में कितने विषय थे? 59। प्रांतीय सूची में कितने विषय थे? 54।
समावर्ती सूची में कितने विषय थे? 36। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 11 में से किन 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई? बंगाल, बिहार, बंबई, मद्रास, असम, संयुक्त प्रांत। बंगाल, बिहार, बंबई, मद्रास, असम, संयुक्त प्रांत। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बर्मा अर्थात वर्तमान के म्यांमार को भारत से अलग कब किया गया? वर्ष 1937 ईस्वी में। भारत शासन अधिनियम 1935 को कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में अस्वीकृत कर दिया? 1936 के लखनऊ अधिवेशन। कांग्रेस के 1936 का लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के भारत शासन अधिनियम की आलोचना करते हुए क्या कहा? यह दास्ता का एक नया चार्टर है तथा यह बिना इंजन रहित अनेकों ब्रेक वाला अधिनियम है। 1935 के भारत शासन अधिनियम की आलोचना करते हुए मदन मोहन मालवीय ने क्या कहा? यह एक्ट बाह्य रूप से लोकतांत्रिक है परंतु अंदर से खोखला है। मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत शासन अधिनियम 1935 के आलोचना करते हुए क्या कहा? यह पूर्णतः रद्दी मूल रूप से बुरा और अस्वीकृत है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत शासन अधिनियम 1935 के विषय में क्या कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अधिनियम के विषय में कहा कि मुझे यह कहते हुए कोई शर्म नहीं है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के एक बड़े भाग को संविधान के मसौदे में पुनः स्थापित कर दिया गया है। 1935 के भारत शासन अधिनियम के विषय में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने क्या कहा, क्या आलोचना किया? यह द्वैध शासन से भी बुरा है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने कहा कि यह द्वैध शासन से भी बुरा है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित होने के समय अर्थात भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली। भारत का विभाजन कब और किस योजना के अनुसार किया गया? 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के अनुसार। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में कब पेश किया गया? 4 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को ब्रिटिश संसद द्वारा स्वीकृति कब प्रदान किया गया? 18 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम विधेयक कब से लागू हुआ? 15 अगस्त 1947 से तथा 2 स्वतंत्र डोमिनियन भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रमुख प्रावधान कितने हैं? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रमुख 4 प्रावधान हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रमुख 4 प्रावधान कौन कौन से हैं? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रमुख 4 प्रावधान निम्न हैं। पहला, वायसराय का पद समाप्त कर दोनों देशों के लिए एक एक गवर्नर जनरल का पद सृजन किया गया। दूसरा, इसके तहत व्यवस्था की गई कि जब तक दोनों डोमिनियन अपना नया संविधान नहीं बना लेते तब तक 1935 के अधिनियम द्वारा शासित होंगे। तीसरा, इस एक्ट के तहत भारत के मंत्री पद और सचिव पद को समाप्त कर दिया गया। चौथा, इस अधिनियम के तहत शाही उपाधि भारत का सम्राट शब्द को समाप्त कर दिया गया।
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार संविधान निर्माण तक विधानमंडल के रूप में कौन कार्य करेगी? संविधान सभा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए? लॉर्ड माउंटबेटन। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? मोहम्मद अली जिन्ना। भारत शासन अधिनियम 1947 के तहत संसद के रूप में किसे स्वीकार किया गया? 1946 में गठित संविधान सभा को। प्रांतों में विधानसभा का पहला चुनाव कब हुआ था? 1937 ईस्वी में। लोकसभा या केंद्रीय विधानसभा का पहला चुनाव कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? 2 सितंबर 1946 को। बाल्कन प्लान का संबंध किससे है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को बाल्कन प्लान का सलाह दिया था, जिसके तहत भारत को छोटे छोटे प्रांतों में टुकड़े टुकड़े में विभक्त करने का बात कहा गया था, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाल्कन प्लान को स्वीकार नहीं किया।